फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं? प्रोवाइडेड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए गए हैं। हाउ मैनी, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब इन राइट्स के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? राइट टू इक्वालिटी में आता है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, राइट टू फ्रीडम में 19 से लेके 20 तक, एक्सप्लॉयटेशन में 23 एंड 24, रिलीजन में 25 से लेके 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं और रेमेडीज़ में आर्टिकल 32 आता है। अब इन सभी राइट्स के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वे सभी इस लिस्ट में दिए गए हैं। ये आपको PDF में मिल जाएगा, पूरी लिस्ट है। अब एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी में 14 से लेके 18 आर्टिकल आते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये सभी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। राइट टू फ्रीडम में 19 से लेकर 22 तक आते हैं। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट राइट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट राइट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें कौन से आर्टिकल्स आते हैं? 25 से लेकर 28 तक। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट राइट है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आर्टिकल 29 एंड 30 आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लास्ट फंडामेंटल राइट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें आर्टिकल 32 आता है, रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। तो पूरी लिस्ट है किस राइट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये पूरा आपको PDF में मिल जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वाई आर दीज राइट्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स? ये राइट्स जो हैं ये फंडामेंटल ही क्यों कहलाते हैं? पहला पॉइंट लिख सकते हैं, बिकॉज दे प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स विच आर एसेंशियल फॉर योर डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। आपकी डिग्निटी और आपकी डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, ये फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो इसलिए फंडामेंटल कहलाते हैं। दूसरा, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड हैं, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इफ़ वायलेटेड यू कैन गो टू कोर्ट टू एनफोर्स दैम। यदि इनका उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं इनको एनफोर्स कराने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है आपका क्यों ये फंडामेंटल कहलाते हैं। हु कैन क्लेम फंडामेंटल राइट्स? इनको कौन क्लेम कर सकता है? ये किसको अवेलेबल होते हैं, किसके लिए होते हैं? ये फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, केवल उन्हीं को मिलते हैं, भारत के सिटीजन्स को मिलते हैं, ये किसी विदेशी को नहीं मिलते। बाकी जो आर्टिकल्स हैं, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वे सभी के लिए होते हैं। तो कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? वे हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इनको रट लेना, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। और कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सभी के लिए अवेलेबल हैं, सिटीजन्स हो या फिर फॉरेनर्स हो, विदेशी हो, सभी के लिए हैं? ऑल अदर आर्टिकल्स। इन आर्टिकल्स को छोड़ के जितने भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वे सभी के लिए अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। एनिमी एलियंस के लिए कोई सा भी फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियंस कौन कहलाते हैं? जैसे मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो जो जो चाइना के नागरिक भारत में हैं, जो जो चाइनीज़ नेशनल्स इंडिया में हैं, वह एनिमी एलियंस कहलाएंगे। उनके लिए कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं होता। किसी भी देश का नागरिक जिसके साथ हमारा युद्ध हो और उस देश का नागरिक हमारे देश में है, वह एनिमी एलियन कहलाएगा। भले ही वह फॉरेनर है, विदेशी है, लेकिन वह एनिमी एलियन है, इसलिए उसको कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। कहना फंडामेंटल राइट बी वेव्ड बाय एन इंडिविजुअल। आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, इनको वापस ले लीजिए? तो ऐसा नहीं है। नो, ये वेव नहीं किए जा सकते, ये आपके साथ चिपक गए हैं, आप इनको वेव नहीं कर सकते। अगेंस्ट वूम कैन द फंडामेंटल राइट्स बी एनफोर्स्ड? किसके अगेंस्ट एनफोर्स किए जा सकते हैं? कौन इनका उल्लंघन करे जिसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं कोर्ट में? आप कोर्ट में जाके इनको एनफोर्स करा सकते हैं। तो स्टेट के खिलाफ सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जा सकता है। यदि स्टेट किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो आप स्टेट के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ
केवल कुछ ही फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ही आर्टिकल्स हैं जिनको एनफोर्स किया जा सकता है। बाकी आर्टिकल्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ एनफोर्स नहीं किया जा सकता। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिसमें कि आप किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं? एक है आर्टिकल 15, यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति या संस्था आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, आप किसी शॉप में गए हो, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में गए हो, किसी होटल में या फिर किसी पब्लिक प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में गए हो, जैसे किसी दुकान, होटल वगैरह में गए हो, और आपको धर्म के आधार पर, आपकी रेस के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपके खिलाफ यदि भेदभाव किया जाता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो अपने आर्टिकल 15 को एनफोर्स कराने के लिए। यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटिटी आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी करती है, आपके साथ छुआछूत करती है, तो आप आर्टिकल 17 के अंतर्गत कोर्ट में जा सकते हो अपने आर्टिकल 17 को एनफोर्स कराने के लिए। यदि कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है या फिर फोर्स लेबर करता है, आपसे बंधुआ मजदूरी करवाता है, तो आप अपने आर्टिकल 23 को एनफोर्स कराने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ जा सकते हो, प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटिटी के खिलाफ। यदि कोई व्यक्ति या संस्था, प्राइवेट संस्था चाइल्ड लेबर कराती है, बच्चों से मजदूरी कराती है, तो आप आर्टिकल 24 को एनफोर्स कराने के लिए उस प्राइवेट व्यक्ति या फिर प्राइवेट संस्था के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। तो इन आर्टिकल्स के लिए आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ जा सकते हो, और सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आप स्टेट के खिलाफ जा सकते हो कोर्ट में। वॉट रेमेडीज़ आर अवेलेबल टू अ पर्सन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स? आप कौन सी कोर्ट में जाते हैं इनको एनफोर्स कराने के लिए? क्या रेमेडीज़ हैं आपके पास? तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, और आर्टिकल 226 को के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराने के लिए। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैन फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड? क्या ये अमेंड किए जा सकते हैं? क्या इनको चेंज किया जा सकता है? तो शॉर्ट आंसर है हाँ, इन्हें चेंज किया जा सकता है, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर में किसी चेंज के। तो यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? इसके लिए 3 केस लॉ हैं। पहला है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकता है। फिर उसके बाद गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस। इसमें कोर्ट ने कहा नो कांट अमेंड, पार्लियामेंट किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकती। फिर उसके बाद केस आया केशवानंद भारती वर्सेस केरला। इसमें कोर्ट ने कहा कि हाँ, पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में बिना किसी चेंज के, बट विदाउट चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। कैन फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंडेड? क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है? तो जनरल रूल तो ये कहता है कैन नॉट बी सस्पेंडेड, यह सस्पेंड नहीं किए जा सकते, स्थगित नहीं किए जा सकते। ये किस में कहा है? आर्टिकल 13(2) में कहा है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिन कंडीशंस में इनको सस्पेंड किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। वे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं? एक तो होगा इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान, मार्शल लॉ के दौरान, और एप्लीकेशन टू फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के लिए। पहली कंडीशन देखते हैं, वह है इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 जो है, जैसे आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, ये तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, स्थगित हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 21 और 22 हैं, वे सस्पेंड नहीं होते, स्थगित नहीं होते। केस लॉ लिखना हो इसमें तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, ये केस कहलाया था हेबियस कॉर्पस केस। इस केस में क्या हुआ था? इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 21 और 22 जो हैं फंडामेंटल राइट्स, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। 21 तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, 22 है आपका प्रिवेंशन ऑफ अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें इमरजेंसी के दौरान बिना ट्रायल के किसी को डिटेन कर लिया गया था, इस चीज़ को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसके बाद 44th अमेंडमेंट आया था। 44th अमेंडमेंट में कहा था कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 21 और 22 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इसलिए इमरजेंसी के दौरान ये आर्टिकल्स जो हैं ये सस्पेंड नहीं किए जाते, और आर्टिकल 19 जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। दूसरा है मार्शल लॉ, मिलिट्री रूल के दौरान ये सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। मिलिट्री रूल रिप्लेस द सिविलियन गवर्नमेंट, मिलिट्री रूल सिविलियन गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देती है, आर्मी का रूल हो जाता है। सिविलियन लीगल प्रोसेसेस आर सस्पेंडेड, सिविलियन लीगल प्रोसेस सस्पेंड हो जाते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यदि किसी जगह विद्रोह होता है, युद्ध होता है, तो उस जगह फोर्स को फोर्स ही टक्कर दे सकती है, उसको रिपेल कर सकती है, पीस एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। जहाँ पर हिंसा हो रही है तो वहाँ पर आर्मी की ज़रूरत पड़ती है,
हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जा सकता है, तभी पीस एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। इसलिए वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। ड्यूरिंग मार्शल लॉ पार्लियामेंट में इंडेमनीफाई एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम टू रिस्टोर और मेंटेन ऑर्डर और वैलिडेट एनी ऑर्डर। ये कहते हैं कि जब कहीं मार्शल लॉ लगता है किसी जगह और उस जगह ऑर्डर को रिस्टोर और मेंटेन करने के लिए यदि कोई व्यक्ति हो या फिर कोई मिलिट्री ऑफिसर हो, वह कोई भी एक्ट करता है, कोई भी काम पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए कोई भी ऐसा काम करता है, ये मान लो जो इलीगल है, गलत है, तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वह उस काम को इंडेमनीफाई कर दे, उस पर्सन को इंडेमनीफाई कर दे, मतलब कि वह उसके इलीगल काम को लीगल बना देगी। पार्लियामेंट कहेगी आप कुछ भी करो, ऑर्डर को रिस्टोर और मेंटेन करने के लिए मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप चिंता मत करो। और पार्लियामेंट किसी भी ऑर्डर को मेंटेन वैलिडेट भी कर सकती है यदि वह ऑर्डर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दिया गया हो। अब फोर्सेस की एप्लीकेशन में, मतलब कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उनको क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स को सरकार मॉडिफाई कर सकती है, चेंज कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, लिमिट कर सकती है, या फिर पूरा हटा सकती है? हाँ, इसका आंसर है हाँ, पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स, ये दिया गया है आर्टिकल 33 में। इट कैन डिटरमाइन एज टू वॉट एक्सटेंट एनी ऑफ द राइट्स शैल बी रेस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्सेस। फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं, आर्मी नेवी वगैरह के जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उन फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है पार्लियामेंट, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, लिमिट कर सकती है कि पूरा फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, आधा ही मिलेगा, इस कंडीशन में मिलेगा, या फिर पूरा ही पूरा एब्रोगेट कर देगी कि आपको ये फंडामेंटल राइट है ही नहीं। फोर्सेस में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? आर्म फोर्सेस के मेंबर, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के मेंबर्स। फोर्सेस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो फोर्सेस होती हैं। इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस, खुफिया विभाग जो होते हैं। टेलीकॉम सिस्टम फॉर देम, इन सभी आर्म फोर्सेस और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाली फोर्सेस और खुफिया विभाग के लिए जो टेलीकॉम सिस्टम जो मेंटेन रखते हैं, वे सभी मेंबर्स फोर्सेस के अंडर आते हैं। इसका पर्पस क्या होता है कि इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने की और एब्रोगेट करने की पावर पार्लियामेंट को क्यों दी गई है? जिससे कि इन फोर्सेस में ये फोर्सेस अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर सके, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़, और इनके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहे, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये कहा गया था आर विस्वन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। कोर्ट ने कहा था कि फोर्सेस में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए पार्लियामेंट उन फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। नो टू मीटिंग्स, एसोसिएशन और प्रेस, उनको फ्रीडम नहीं होती कि वे मीटिंग्स करें, एसोसिएशंस बनाएं, प्रेस में जाके अपने स्पीचेस दें, ऐसी उनको फ्रीडम नहीं होती। कि पता लगा आर्मी के लोग जाके प्रेस में जाके अपने बयान दे रहे हैं, एसोसिएशंस बना रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो ऐसे कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, ऐसे कोई अच्छे से वे अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसमें केस लॉ लिखना हो तो राम स्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिख दीजिए। इसमें कोर्ट मार्शल वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर कोर्ट मार्शल किया गया था किसी व्यक्ति का जो कि फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में था, वह फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, कॉन्ट्राडिक्टरी था, उसके साथ विरोधाभासी था, उसको अपोज कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट अलाउड द कोर्ट मार्शल अंडर आर्टिकल 33, भले ही वह फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 33 के अंतर्गत इस कोर्ट मार्शल को अलाउ कर दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बने हुए लॉज थे, संविधान को बनने से पहले जो बने हुए लॉज थे, कानून थे, उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इसका डिटेल्ड आंसर तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में मिलेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के लिए अलग से पूरा लेक्चर है, अलग वीडियो है, आप उसमें डिटेल में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन अडॉप्ट किया गया, उससे जो पहले के कानून थे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से पहले जो कानून थे, यदि उनमें से कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है, उसका विरोध करता है, उसके साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वह लॉ जो है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, वह एक्लिप्स कर दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। एक्लिप्स का मतलब जैसे सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसमें सूर्य
कुछ सूर्य छिप जाता है, चंद्रमा छिप जाता है, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स इस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक्लिप्स कर देंगे, इनके ऊपर ग्रहण लगा देंगे, इन्हें छिपा देंगे। ये डोरमेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, सुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा। मान लीजिए सो गया है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, केवल सो रहा है। और यदि फ्यूचर में फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कोई चेंज आए जिससे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन जो था, इनके बीच में विरोध जो था, ये ख़त्म हो जाए, तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वापस दोबारा से जग जाएगा। देखो जग गया यहाँ पे। यदि कोई फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया जाता है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट चला जाए तो वापस जग जाएगा। ये जो सोता है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए सोता है, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा ये कानून जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन कोई भारत का नागरिक नहीं है, कोई विदेशी है, उस पर ये लागू होगा। उसके लिए सोया हुआ नहीं है, उसके लिए जागा हुआ होगा। केवल भारतीय नागरिकों के लिए सोया माना जाएगा, क्योंकि भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिले होते हैं सभी। ठीक है। और यदि कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐसा आता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, तो वो मरा हुआ ही माना जाएगा। मान लियो वो मृत अवस्था में माना जाएगा, उसका सोने का कोई चक्कर नहीं है, ये तो मरा हुआ माना जाएगा, शुरू से ही वॉइड माना जाएगा, ये जिंदा होगा ही नहीं। यहाँ पर ये सो गया था और अमेंडमेंट के बाद यदि फंडामेंटल राइट में कोई अमेंडमेंट आता है तो वापस जग गया। यहाँ पे कोई सोने जगने का मतलब ही नहीं है, यहाँ पे तो पूरा मरा हुआ है, यदि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कोई ऐसा कानून पास होता है जो कि फंडामेंटल राइट को कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया। डिटेल में आप डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाली लेक्चर पे जा सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का फुल कोर्स जो है आपको ये मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सब्जेक्ट जो है इसके नोट्स जो हैं इसकी पूरी PDF फाइल मिलेगी। PDF फाइल से आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इंटरेस्टेड हो फुल कोर्स में PDF को लेने में तो आप वेबसाइट www.desillb.com पर जा सकते हैं। अब जल्दी से पूरे फंडामेंटल राइट्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 3 में। कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इन सभी के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं ये सभी PDF में दिए गए हैं। ये सारी पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। क्या ये राइट्स जो है फंडामेंटल क्यों कहलाते हैं? एक तो ये हमारी डिग्निटी और डेवलपमेंट के लिए जो बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स जो असेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड है। यदि इनका कोई वॉलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो हम इनको एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ये किसके लिए होते हैं? कौन क्लेम कर सकते हैं? कुछ फंडामेंटल राइट्स जो कि केवल सिटीजन्स ही क्लेम कर सकते हैं, भारत के नागरिक ही क्लेम कर सकते हैं। वे कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। और कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि भारत के नागरिक और फॉरेनर्स सभी के लिए अवेलेबल हैं? इन आर्टिकल्स को छोड़ के जितने बाकी हैं वे सभी के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है और है, एनिमी एलियंस के लिए ये अवेलेबल नहीं है। एनिमी एलियंस वो हैं, मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो जाता है और चाइना के नागरिक जो भारत के अंदर हैं वे एनिमी एलियंस कहलाते हैं। क्या इनको वेव किया जा सकता है? आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हों, क्या आप ये कह सकते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, इनको वापस ले लीजिए? ऐसा नहीं हो सकता। नो, ये दे कैन नॉट बी वेव्ड। किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? स्टेट के अगेंस्ट हम सभी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। ऑल फंडामेंटल राइट्स। प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट एंटिटी, कोई प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था के खिलाफ केवल हम ये वाले आर्टिकल्स एनफोर्स करा सकते हैं। आर्टिकल 15, 17, 23 और 24 केवल इन्हीं को एनफोर्स करा सकते हैं। कौन रेमेडीज़ के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? यदि आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? तो हाँ, इन्हें अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना। पहला शंकरी प्रसाद का केस लिख देना जिसमें कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट कैसे भी चेंज कर सकती है। दूसरा गोलकनाथ का केस जिसमें कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैसे भी चेंज नहीं कर सकती। तीसरा केस आनंद भारती का केस जिसमें कहा चेंज कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में बिना किसी चेंज के। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। जनरल रूल तो कहता है कि इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक इमरजेंसी आपातकाल, दूसरा मार्शल लॉ और तीसरा फोर्सेस। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं, कानून संविधान के आने से पहले जो कानून थे उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का क्या असर होता है, इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाली वीडियो देखना, वहाँ पे डिटेल में जाना। यहाँ पे शॉर्ट में हमने बता दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। उससे पहले के जो बने हुए कानून थे, यदि वे कानून फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उनका विरोध करते हैं, तो ये लॉज जो हैं ये डॉर्मेंट अवस्था में चले जाएंगे, सोई हुई अवस्था में चले जाएंगे। यदि फंडामेंटल राइट्स का फ्यूचर में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, चेंज किया जाता है जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट चला जाए इन दोनों के बीच में, तो ये वापस जागृत अवस्था में आ जाएंगे, दोबारा जग जाएंगे। ये सोए हुए केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर ये
अप्लाई होते हैं, उनके लिए जगे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होने के बाद यदि कोई ऐसा कानून आता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो वो शुरू से ही मरा हुआ माना जाएगा, उसके सोने या ना सोने की कोई बात ही नहीं है। फुल कोर्स जो है PDF वगैरह आपको वेबसाइट www.desillb.com पे मिल जाएगी।